हेलो मेरे प्यारे भाइयों। मैं आप सभी का यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम आपके सामने मॉक टेस्ट नंबर 12 के सवाल लेकर आए हैं। और आज सवाल आप इतने महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं आपके सामने कि आपके आने वाले एग्जाम में इस मॉक टेस्ट से 100% गारंटी लिखा लो, 5 सवाल आपके फंसेंगे आज। ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा देखना ना भूलें, इसको किसी भी तरह का स्किप करने की कोशिश ना करें। आप पूरा वीडियो देखना है अगर आपको एग्जाम में 5 सवाल चाहिए। 5 सवाल मैच करेंगे बेटा, 5 नंबर आप कंफर्म रूप से होने ही होने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए आपके सामने हम, और साथ में आपको अगले 10 मिनट में हम आपको क्या ट्रिक बताएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिकें भी बताएंगे। ठीक है ना, इसलिए बने रहें हमारे वीडियो में। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या लिखा है? यदि एब्स्ट्रैक्ट को, क्या लिखा है? एब्स्ट्रैक्ट, ए बी STRACT, एब्स्ट्रैक्ट को क्या दिया हुआ बेटा? ZP दिया हुआ। क्या दिया है? ZPLD लिखा हुआ, इससे लिखा जा रहा है। इसके बाद आपको दिया हुआ क्या? WILLIUM को क्या लिखा गया बेटा? ध्यान से देखिए, QFGFHJ लिखा गया है। ठीक है ना। तो आपको बताना है बेटा, स्ट्रिक्ट का कोड बताना है। किसका बताना? स्ट्रिक्ट का बताना है। अब ध्यान से देखो, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको लॉजिक बेटा नहीं लगाना, इसी से कंपेयर करके छांट लेना है। ध्यान से देखिए, एक उन्होंने जेड से लिखा है, बी को इन्होंने किससे लिखा? पी से लिखा। यहाँ पे देखो स्ट्रिक्ट पूछा है तो इन्हीं दोनों वर्डों से ही मिलकर ये स्ट्रिक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे गौर से देखो बेटा, एस को किससे लिखा गया? एल से लिखा गया, तो आप भी क्या लिख देंगे? एल से लिख देंगे। ठीक है ना। टी को इन्होंने किससे लिखा बेटा? डी से लिखा। देखो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, देखो कॉमन है कि नहीं है? तो टी को आप डी से लिख देंगे तो डी हो जाएगा। आर किससे लिखा बेटा? एन से लिखा, तो एन से लिख दीजिए। देखिए आर जो एन से है तो आर भी आपका एन से हो जाएगा। आई देखिए आपका यहाँ मिल जाएगा, आई को इन्होंने एफ से लिखा तो आप भी एफ से लिख दीजिए बेटा। और सी को इन्होंने किससे लिखा बेटा? जेड से लिखा है, सॉरी सी को लिखा है आपको जेड से लिखा है ना। एक मिनट इसे चेक कर लीजिए, कम लिख दिया क्या इसमें? DNZ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो सी को उन्होंने कैसे लिखा है? एम से लिखा है। सी को एम से लिखा है, ये देखो सी को एम से लिखा है, तो सी को आप क्या लिख दोगे बेटा? एम से लिख दोगे। और टी को उन्होंने कैसे लिखा है? टी के लिए हमने डी निकाल रखा है, डी से लिख देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? LDNFMD हो जाएगा। और देखिए किस ऑप्शन में दिया, उसमें आपको क्या करना है बेटा? टिक कर देना है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन सामने आ गया है बेटा। हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल आया है, ज्यादा कठिन नहीं है ये सवाल, है ना। पेपर आपका मॉडरेट लेवल का होगा, इतना दिमाग में रखिएगा। ना बहुत हाई होगा, ना बहुत ही लो होगा, मॉडरेट होगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी 55-56 क्वेश्चन अगर आपको रीजनिंग के मिलते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, पूरे पूरे आपको कर नहीं पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। कुछ एग्जामिनर ये सोचकर रखिएगा कि पूरे पूरे छात्र सवाल ना लगा पाए हमारे, है ना। तो आपको लेकिन प्रैक्टिस जंग करनी है और इस तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप पूरे पूरे करके आए, तभी तो उसमें बहादुरी होगी ना। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा है। यदि h बराबर 16, h बराबर भैया 16 दिया हुआ है, ही बराबर 26 दिया है, ही बराबर 26 दिया है, तो HEN बराबर क्या होगा बेटा? ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार बताया, प्लेस वैल्यू का बहुत ही महत्व होता है। देखो h अल्फाबेट में कौन से नंबर पे होता है? 8 नंबर पे होता है। देखो 8 दूना 16 हुआ कि नहीं हुआ? वही लॉजिक देखो, एच की प्लेस 8 होती है, की बेटा 5 होती है, 8 5 13 हो गया। 13 का दुगना करिए, 13 दुना 26 हो जाएगा। वही लॉजिक यहाँ लगाइए, एच की प्लेस 8 होती है, ई की 5 होती है, एन की 14 होती है। बेटा करना क्या है? कुल मिला के सभी के प्लेस से जोड़ना है, उसका दुगना कर देना है। तो 8 5 13 14 कितना हो गया बताओ भैया? 13 14 हो जाएगा 27। 27 दुना कितना होता है? 54 होता है। तो आंसर आपका देखो 54 कहीं दिया होगा, उसी में आपको टिक कर देना। पहले ऑप्शन दिया है ना, उसमें लगा दीजिए। अभी आपको ट्रिक मिलेगी, परेशान मत हो, बहुत बढ़िया ट्रिक देंगे हम, है ना। और 5 सवाल भी आपको वो महत्वपूर्ण सवाल देंगे जो आपके एग्जाम में कंफर्म रूप से मैच करेगा, मिलेगा। डिक्टो निकाल लो, यहां से नोट कर लो, सिलेक्शन चाहिए तो। देखो भाई, सवाल तीसरा नंबर देखो क्या कह रहा है। एक डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है। एक डिपो है जिससे चेन्नई के लिए हर 30 मिनट में बस छूटती है।
वही पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया, क्या बताया भैया सुनो, कह रहे कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, मतलब चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, यानी कि जो क्लर्क को जानकारी दी जा रही थी, क्लर्क ने जो जानकारी दी यात्री को वो 10 मिनट बाद दे रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, अगली बस 10:30 बजे जाएगी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगली बस बेटा 10:30 बजे जाएगी, तो पहली बस कब गई होगी, 30 मिनट पहले गई होगी, क्योंकि हर 30 मिनट बाद बस छूटती है, तो 30 मिनट पहले गई होगी, तो पहली बस भाई साहब 10 बजे गई होगी। ठीक है, पहली बस 10 बजे गई। अच्छा, जब क्लर्क ने यात्री को जानकारी दी तो कहीं ना कहीं 10 मिनट बोला ना कि 10 मिनट पहले जा चुकी है, तो 10 मिनट विलंब था, तो 10 मिनट इस पे जोड़ दीजिए, तो 10 आंसर ये हो गया। अब इसके बाद आगे क्या रहा, बताया जाएगी तदनुसार जब उस पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना दी तो समय क्या था, ये सूचना देने का समय क्या था भैया, 10:10 था, तो आंसर आप क्या देंगे, 10:10 यानी कि सुबह के 10:10 बी ऑप्शन दिया, तो उसी में आपको क्या करना है बेटा, टिक कर देना है। ठीक है ना, ऐसे भी सवाल आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी आपके आने वाले सवाल बताएंगे, अभी आप बने रहे, ठीक है ना, कंफर्म रूप से बेटा आज सवाल फंसेंगे, आज आपके सामने जो सवाल हम वो ढूंढ के लाए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 4 देखिए क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर नहीं है, सॉरी है, लीप ईयर निकालना। देखो बेटा पहला ऑप्शन क्या है, 1600, 1900, 1800 और या ये सभी, मतलब सभी है क्या लीप ईयर, तो हमेशा ध्यान रखना। आप देखो यहां पे पहली ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, क्या लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हो बेटा, वह ईयर जो 4 से डिविजिबल हो, यानी कि जिसमें 4 से भाग चला जाए, भाग हो जाए ना, तो वही आपका लीप ईयर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते बेटा 20 साल कितने लीप ईयर हो, 4 से भाग दिया, 5 बार कट गया, 5 लीप ईयर पड़ गया, ठीक है ना। तो वह ईयर जो 4 से डिविजिबल होगा लीप ईयर होगा, बट दशक में नहीं, दशक का मतलब 100 के जो मल्टीपल में होगा उसे लीप ईयर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, उसे लीप ईयर में काउंट नहीं करते। अगर उसे लीप ईयर में होना है तो क्या होगा, उसे 4 की बजाय 400 से विभाजित होगा। जब भी इस तरह के ऑप्शन दिए जाएं, जब भी इस तरह के ऑप्शन दिए जाए 100 के मल्टीपल वाले, तो उसको लीप ईयर अगर वो फाइंड करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो इसे 4 के बजाय 400 से कटना होगा। अब देखो क्या 1900 बेटा 400 से कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा, तो यानी ये लीप ईयर आपका नहीं होगा। 1800 क्या बेटा 400 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यानी ये भी लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन 1600 आपका 400 से कट जाएगा, यानी 16 चौको कितना, 4 चौको कितना होता है 16, 4 बार कट गया ना, तो यानी ये आपका लीप ईयर होगा। क्लियर। अच्छा इसी में अगर एक सवाल हम ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कैलेंडर का रिपीट, क्या कैलेंडर का रिपीट सवाल, जैसे एग्जांपल के रूप में बोल रहे हैं कि सन 2017 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब लाया जा सकेगा। ट्रिक समझो, सन 2017 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब लाया जा सकेगा, या 2024 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जा सकेगा, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में मोस्टली चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के लिए बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना क्या करना है आपको, आखिरी के 2 डिजिट को 4 से भाग देना, किससे देंगे, 4 से भाग देगा। ध्यान रखना आखिरी के 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर शेष कितना बचे, अगर एक बचे तो हमेशा ध्यान रखना 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर 2 या 3 शेष बचे तो बेटा हमेशा ध्यान रखना 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, और अगर 0 शेष बचे तो बेटा 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और जब 28 साल वाला ना मिले, सेंचुरी वाला मिले, तो 40 साल बाद रिपीट होगा, है ना। अगर मान लो सेंचुरी वाला कोई ईयर है तो 40 साल बाद रिपीट हो जाएगा। तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ 17 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो 4 चौको 16, कितना बचा, एक रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर भी हमने क्या बचा, 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 2017 के बाद कैलेंडर, 2017 वाला कैलेंडर आप कब प्रयोग में ला सकते हो, 2000, 6 साल भैया जैसे जोड़ोगे आप तो 2023 को रिपीट हो जाएगा, 2023 में काम आ सकता है। लेकिन बस त्योहार तिथियों के हिसाब से चलता है, इसलिए वो त्योहार चेंज हो जाएगा, बाकी दिन महीना सेम रहेगा। अगर हम यही बोल रहे बेटा 2023 वाला कैलेंडर जैसे अभी समाप्त हो गया 2023, तो 2023 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब लाएंगे, तो ये 23 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, बचा कितना, 3 बचा, 3 बचेगा तो हमने क्या बताया 11 साल बाद रिपीट होगा। तो 2023 वाला कैलेंडर आपका
2034 में रिपीट हो जाएगा, ध्यान रहेगा। अगर 34 का निकालना है तो बेटा 4 से फिर से भाग दो, तो चौरोठे 32, कितना बच्चा, 2 बच्चा, 2 बच्चा, तो यानी 11 साल बाद फिर से रिपीट होगा, तो यानी 2034 वाला कैलेंडर 2045 में हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, हमारी ट्रिक अच्छी लग रही होगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 देख लीजिए भैया, क्या सवाल कह रहा है। कह रहा है कि देखिए मिसिंग नंबर का लुप्त पदों को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब इसका आंसर फटाफट बताइए। देखिए मैं आपको सीधे बता देता हूं इसमें जुगाड़ क्या चल रहा है। इसमें आपको लॉजिक ये देखना है, यहां देखिए 10 लिखा है, ये 4 है, ये 18 है, ये 8 है, ये 6, ये 14। ठीक है, इसमें बेटा करना क्या है, डिफरेंस करना है आपस में। 18 में 10 घटाया 8, 10 में 4 घटाया 6, 18 में 4 घटाया 14। ऐसे तीसरी संख्या में देख लीजिए क्या लिखा है, 15 5 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। लगाइए, समझ में आया। अगला सवाल आपके स्क्रीन सामने आ गया, उसका आंसर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, आया कि नहीं आया, चलिए समझते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा है, ये भी आपका लुप्त पदों का ही सवाल है, मिसिंग नंबर का है। इसमें लिखा है देखिए क्वेश्चन मार्क 36 18 27, ठीक है, 12 18 30 6, ओके, 16 32 40, क्या होगा। और नीचे 8 लिखा हुआ है। बताइए, मुझे कमेंट करिए अगर आपको आता है, जल्दी से भैया। यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ बेटा 12 लिखा हुआ है, यहाँ 18 लिखा है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, ओके। और यहाँ पर क्या है, ये 16 दिया हुआ है आपका, ये 32 दिया है, बीच में 32 है, बीच में 32 है, यहाँ 40 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 6 है। अब ऑप्शन दिया बेटा 18 12 9 6। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, सोचा ध्यान से देखो बेटा, ये नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या सबके सब क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल है ना। देखो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 8 पंच 40, है ना। इसी तरह से करें। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर 18 यहाँ रख दें तो 18 से 36 तो कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, लेकिन 18 से 27 नहीं कटेगा, तो यानी ये 18 हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 12 रख दें तो 12 36 कट जाएगा, 12 से 18 नहीं कटेगा, तो इसलिए 12 भी गलत हो गया। लेकिन अगर 9 रख दे बेटा तो 9 से सारी संख्या कट जाएगी, लेकिन 9 चौको 36, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, तो सही आंसर क्या होगा 9। क्योंकि देखिए 6 भी रखेंगे तो 6 से भी नहीं कटेगा 27, है ना। तो इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा 9, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, आसान था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाइए बेटा 7 नंबर। देखिए कितना बढ़िया सवाल आया आपके सामने। कह रहा यदि वाशिंगटन में कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या है जो वर्णमाला में है। ठीक है, वर्णमाला में ध्यान से देखो, वाशिंगटन WASHINGTON ऐसे ही होता है। सबको नंबरिंग कर लो भैया, ध्यान से देखो, यहां से मतलब गिनने पे वही नंबर वर्णमाला में होता है, अल्फाबेट में। ध्यान से देखो ABCDEFG, कौन सा लेटर है बेटा, जी। अल्फाबेट में 7वें नंबर पे जी होता है, नहीं होता है। यहाँ पर भी जी 7वें नंबर पे, बस यही मतलब है कि यही आपका लेटर क्या होगा जो गिनने से वर्णमाला क्रम में मिलेगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना इसमें। आगे बढ़ते बेटा। सवाल नंबर 8 देखिए, कह रहा एक समूह में 5 व्यक्ति ए बी सी डी तथा ई है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। कह रहा बी एवं सी अंग्रेजी तथा गणित में बुद्धिमान है। मतलब भैया बी और सी क्या है, अंग्रेजी तथा गणित में बुद्धिमान है। तो एक तरफ से नाम लिखते चलो भैया, बी और सी ये अंग्रेजी तथा गणित में भी बुद्धिमान है बेटा, इंग्लिश और गणित, मैथ कर लो, ये भी इंग्लिश और मैथ, अंग्रेजी तथा गणित में बुद्धिमान है, ऐसा बोला गया। चलो अगला कह रहा है ए और सी गणित एवं अर्थशास्त्र बुद्धिमान है। तो भैया ए और सी
गणित और अर्थशास्त्र बुद्धिमान, यानी ये भैया मैथ और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, और ये भी क्या है, गणित और इकोनॉमिक्स बुद्धिमान है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी और डी, और डी नाम आ गया भैया, बी और डी अंग्रेजी तथा राजनीति शास्त्र में बुद्धिमान है। तो भैया बी और डी, अंग्रेजी तो बी के लिए है, ये राजनीति शास्त्र और लिख लो, पॉलिटी लिख लो, राजशास्त्री, राजनीति शास्त्र है ना, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र है ना, इसमें बुद्धिमान है। और ये भी आपका अंग्रेजी में है, हाँ बी और डी अंग्रेजी में, इंग्लिश और राजनीति शास्त्र लिख लिया भैया। ठीक है, राजनीति शास्त्र में बुद्धिमान है। चलिए आगे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है डी एवं ई। अब भैया डी और ई की बात कर रहा है, डी और ई क्या कह रहा है, डी एवं ई राजनीति शास्त्र तथा भूगोल बुद्धिमान है। तो भैया राजनीति शास्त्र इसका ये लिख ही दिया, भूगोल भी लिख दो भैया, ज्योग्राफी लिख दो, इसके लिए भी राजनीति और शास्त्र क्या करते हैं, लिख दिया भैया, राजनीति शास्त्र के साथ साथ ज्योग्राफी भी लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया, अभी हमारा सॉल्व हो गया, अब इसको क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है बेटा, अंग्रेजी राजनीति शास्त्र तथा भूगोल में कौन बुद्धिमान है। सवाल नंबर 8 का पहला आंसर जब बताओ भैया, अंग्रेजी राजनीति शास्त्र और भूगोल में कौन बुद्धिमान है। देखो अंग्रेजी राजनीति शास्त्र और भूगोल में कौन है, यानी ज्योग्राफी में कौन बुद्धिमान, डी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा देगा, डी, ऑप्शन में डी दिया है, तो 8 नंबर का आपको डी लगा देना है। ठीक है, सवाल नंबर 9 आ जाओ। 9 नंबर देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी राजनीति शास्त्र तथा गणित में कौन बुद्धिमान है। बेटा अंग्रेजी राजनीति शास्त्र तथा गणित, तो अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र और गणित में कौन बुद्धिमान है भैया, बी ऑप्शन बुद्धिमान है, तो बी ऑप्शन लगा दीजिए आप, है ना, बी में। सवाल नंबर 10 में आ जाइए बेटा, कौन सा गणित तथा अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है, कौन सा गणित तथा अर्थशास्त्र में बुद्धिमान भैया, गणित और अर्थशास्त्र में कौन बुद्धिमान है बताओ, गणित अर्थशास्त्र और कौन सा गणित तथा अर्थशास्त्र बुद्धिमान। तो भैया गणित और शास्त्र अर्थशास्त्र कौन है, केवल ए है, तो आपका आंसर क्या देना, 10 का ए ऑप्शन दे देना है। क्लियर बेटा, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। फिर सवाल नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए बेटा सवाल नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आशा करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है बेटा, बने रहें वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखें आप मॉक टेस्ट, क्योंकि हम लोग अब सिलेक्टेड लेकर आएंगे, है ना, आपके सामने। क्लियर बेटा, चलिए सवाल नंबर 11 देख लीजिए क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है बेटा 6 व्यक्ति दिया हुआ, क्या दिए, कितने दिए, 6 व्यक्ति, ए बी सी डी ई तथा एफ, दो पंक्तियों में प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे, प्रत्येक में 3-3 बैठे। ध्यान समझो बेटा, जैसे एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति आपकी ये है, ठीक, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे, तो 1 2 3, 1 2 3। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो नीचे वाली पंक्ति में रहेंगे उनका फेस बेटा उत्तर की ओर कर देना, जो ऊपर वाली पंक्ति में होंगे उसका फेस दक्षिण की ओर कर देना। जिनका फेस बेटा ऊपर की ओर करेंगे, उत्तर की ओर करेंगे, उनका दायां इधर चलेगा और बायां इधर चलेगा, और जिनका फेस दक्षिण की ओर होगा उनका दायां बायां बेटा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, ये अंडरस्टूड वाली चीजें, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, है ना। फिर भी आगे देखो, 3 व्यक्ति बैठे हैं, कह रहा यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब भाई साहब ई ना तो यहां होगा, ना यहां होगा, ना यहां होगा, ना यहां होगा, तो ई कहां होगा, यहां बैठा लो, कहीं बैठा लो बीच में। अगर कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगी तो ई को हटाकर यहां ले आएंगे हम, बस इतना ही तो होगा। चलो आगे देखते हैं, डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, डी एफ के बाएं को, मान लो एफ यहां, तो एफ का बाएं यही तो है, तो 1 2 डी यहां हो गया। आगे सी एवं ई अगल बगल बैठे हैं, सी और ई अगल बगल बैठे एवं डी के विकर्णवत सामने बैठा, यानी डी के विकर्णवत मतलब क्या होता है, डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल मतलब डी का ये तिरछी लाइन, तो सी और ई अगल बगल और डी के विकर्णवत है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, और बी एवं एफ अगल बगल बैठा है, बी और एफ अगल बगल, तो भैया बी को यहां बैठा लो, बी एफ अगल बगल हो गए, तो बचा नाम कौन, ए। चलो सवाल देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, सवाल का है तो बी के सामने कौन बैठा है, तो बताइए बी के सामने कौन है, आपको कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे जबरदस्त सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ गया, सवाल नंबर 12, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए क्या कह रहा सवाल नंबर 12
लगाइए भाई, क्या लगा पाएंगे आप लोग? बुद्धिमान है, सोचिए, बताइए हमको क्या लिखा है। यदि 8 + 6 = 8, क्या दिया है? 8 + 6 = 8। लगाइए, सारी ताकत लगाइए अपनी अपनी। 8 + 6 = 8। फिर आगे क्या दे रहा है? 4 + 7 = 8। 13 + 5 = 5। तो 18 + 9 बराबर क्या होगा, ये बताना है। आएगा? नहीं आएगा, है ना। पूरा दम लगा लेंगे तो तब भी शायद ही कुछ लोग कर पाए। देखो बेटा, अगर इस तरह का सवाल अगर बोल दिया जाए, ऐसे लॉजिक बोल दिया जाए, तो हमको ये सोचना है एक ही लॉजिक ऐसा क्या चलेगा जो 8 6 में ऐसा कुछ करें कि 8 आ जाए। वही लॉजिक क्या 4 7 में करने पर 8 आ रहा है और 13 5 में करने पर 5 आएगा, तो वही लॉजिक 18 9 में लगा के आंसर निकाल लेंगे। जो आंसर होगा, जो आंसर आपका आ रहा है वो दिए गए ऑप्शन में मौजूद भी होना चाहिए। देखो बेटा, अगर हम इनका आधा आधा कर लें तो 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, तो 4 3 7 ही तो होता है, एक 8 हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आधा कर ले, लेकिन यहाँ पे आधा ये नहीं होगा, ये ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया ना, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, अब इससे क्या करें, देखो हम बताएं, इसमें क्या को गुणा कराओ। 8 छंग 48, 7 चको 28, 13 पचे 65। अब देखो इसमें लॉजिक देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आखिरी में 8 है तो 8 लिख दिया, इकाई की संख्या लिख दी है ना। यहां पर भी 8 है तो 8 लिख दिया, यहाँ 5 है तो 5 लिख दिया। तो 18 9 कितना होता है बेटा? 100। 18 9 162 होता है। आखिरी में बेटा क्या होता है? 2 है तो 2 लिख दीजिए आप, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर बेटा? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 13 देखो बेटा, ये क्रम पे लगाने वाले क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं। देखो कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है। पहला ऑप्शन बेटा दिया संध्या, दूसरा दिया उषा काल, तीसरा दिया दोपहर और चौथा दिया रात्रि। बेटा जब भी दिन को सीक्वेंस लगाते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में टोटल प्रहर कितने होते हैं? 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात्रि के, ठीक है ना। जो सुबह वाले प्रहर होते हैं वो हमारा उषा काल से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। उषा काल का मतलब होता है जो सूर्योदय के कुछ क्षणों पहले, घंटे पहले, है ना। जैसे ब्रह्मोत्तर के बाद बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के बाद, है ना। तो ध्यान से देखिए बेटा, उषा काल पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या बोल देंगे बेटा, अगले नंबर पे आएगा उषा काल के बाद आपका आ जाएगा दोपहर। आप सुबह रख दिया नहीं, दोपहर, दोपहर मतलब 3 नंबर। दोपहर के बाद आपका संध्या, शाम हो गई, संध्या कहते हैं संध्या हो रही है, शाम हो गई, तो 1 नंबर। फिर उसके बाद रात्रि हो जाएगी, तो रात्रि यानी आप क्या लगाए सीक्वेंस, 2 3 1 4 का क्रम बन जाएगा। क्लियर बेटा? आशा है समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आइए 14 की तरफ आइए, 14 नंबर देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है बेटा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल कुछ सवालों के भी आने के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं आपके एग्जाम में, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया, क्या लिखा है वो ध्यान से देखो। PREMONITION ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहा है, अक्षरों में दिया गया, लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं, ठीक है, 4 शब्द लिखे गए, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षर वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते, यानी कि वो 3 अक्षर ऐसे ही, ऑप्शन ऐसे हैं जो इस शब्द के द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, और उनमें से एक को पहचानना है जो उनके द्वारा लिखा हुआ बनाया जा सकता है, इतना बताना। अच्छा चलो ऑप्शन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन की मदद से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कौन से 3 नहीं बना सकते, वो उनमें से एक लेटर हमें छांटना होगा इसे, ठीक है। अब कौन सा बन सकता है वो भी छांटना पड़ेगा। चलो देखो, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, बस आप बने रहें, हम आपको आज बेहतरीन सवाल कराएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या एक्शन बनाया जा सकता है, देखिए एक्शन में ए चाहिए हमको, यहां पे क्या ए कहीं है बताइए, नहीं है ना, तो ये तो नहीं बन सकता भैया। नेशन में देखिए 2 एन है, 1 2 1 2, ठीक है। ए फिर यहां भी है, नेशन में ए चाहिए, ए क्या इसमें है कहीं, नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। देखो कितना आसान है। मॉनिटर में देख लो भैया,
मॉनिटर में देख लो MON, MO मौजूद है, N भी मौजूद है, I भी मौजूद है, T भी मौजूद है, O भी मौजूद है, R भी मौजूद है, यानी 2 O यहाँ है, 2 O यहाँ है, मौजूद है, R भी मौजूद है, यानी ये तो बनाया जा सकता है। रिमूव भी क्या है, क्यों नहीं बनाया जा सकता रिमूव को? भाई देखो यहाँ पे V है, V यहाँ पर नहीं है, तो V की वजह से ये भी नहीं बना सकते, ये एक वजह से कट हुए हैं। क्लियर बेटा? आशा करते हैं आपको चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूला करें, है ना। देखिए सवाल अगला कह रहा है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। बेटा हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का सवाल एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे करना है, जो ज्यादा होगा, कीमती होगा, सुंदर होगा, टिकाऊ होगा, अधिक अंक प्राप्त कर रहा होगा, उसको अपने बाएं साइड रखो, और जो कम अंक प्राप्त कर रहा हो, छोटा हो, नाटा हो, कम सस्ता हो, उसको अपने दाएं साइड रखो। बस माइंड को सेट करो। यहाँ पे देखो क्या क्या, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो मान लो प्रीति मैडम ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो राहुल ने कहीं ना कहीं कम प्राप्त किया, राहुल को यहां रख लो, क्या दिक्कत है। आगे कह रहा, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, यानी यमुना और दिव्या जो हैं बराबर अंक प्राप्त कर रहे हैं भैया, यमुना और दिव्या बराबर अंक प्राप्त कर, लेकिन इनको कहां रखें ये हमें अभी पता नहीं है, डाटा अभी इनकम्प्लीट है। आगे देखते हैं, कह रहे लेकिन बराबर अंक प्राप्त किए। आगे कह रहे लोकिता, अच्छा लेकिन हम पढ़ रहे हैं, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया। अच्छा लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया, ठीक है, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया, तो ये भी डाटा भी पता हमको नहीं है, तो बेटा मंजू से कम अंक प्राप्त किया लोकिता ने, तो यह मंजू ने कहीं ना कहीं ज्यादा प्राप्त किया। एक डाटा हमारा ये हो गया, तीन चीजें हो गई। आगे देखते हैं, तीन कंडीशन बन रही है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये तो बराबर थे। आगे क्या कह रहा बेटा ध्यान से देखिए, राहुल ने यमुना से अधिक, अब राहुल ने यमुना से अधिक, तो राहुल यहाँ यमुना से अधिक है ना, तो यमुना को यहां उठा के ले जाओ, क्या दिक्कत है, बन गया कि नहीं बन गया। राहुल ने यमुना से अधिक, और यमुना और भैया दिव्या दोनों ही बराबर थी, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, दिव्या ने मंजू से अधिक अंक प्राप्त किए। भैया दिव्या ने मंजू से अधिक, एक मिनट, दिव्या ने मंजू से अधिक अंक प्राप्त किए, दिव्या ने मंजू से अधिक अंक प्राप्त किए। भैया दिव्या ने मंजू से अधिक प्राप्त किए, यानी मंजू और लोकिता आपको कहीं यहां पे लेके जाना होगा, है ना, मंजू और लोकिता आपको यहां पर लेकर जाना पड़ेगा, हो गया ना। मंजू और लोकिता ने, दिव्या ने मंजू से अधिक अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए भैया, लोकिता, आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अब बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आ जाइए 15, हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 पे आ जाइए भैया, देख लीजिए सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश, बेटा रैंकिंग का सवाल है, बहुत ही आसान है ना। छात्रों के पंक्ति में गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर, अच्छा अंतिम 1 से 7वें स्थान पर, मान लो अंतिम 1 से 7वें स्थान पर था। आगे क्या करा, और प्रारंभ से 11वें स्थान पर, और प्रारंभ से 11वें स्थान पर है, ठीक 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, हमने कितनी बार बताया, जब भी कुल संख्या निकालना हो तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, L + R - 1 इक्वल टोटल, बताया था। और हमने ये भी बताया ये फॉर्मूला बेटा तभी यूज होगा जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता होगी। तो छात्र में एक छात्र के जो स्थान है, एक तरफ से 7वीं दे दी है और दूसरी तरफ से बेटा 11वीं दे दी है, तो भैया 11 7 कितना हो गया 18, 18 में 1 घटाया बेटा 17 हो जाएगा, तो आंसर क्या देंगे 17। देखिए 17 किसी ऑप्शन में होगा, उसमें आपको टिक कर देना है। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ गया 18 से 20, ये आपका इक्विटी का क्वेश्चन है, इक्विटी चैप्टर का है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म रूप से आने हैं, है ना। तो चलो ध्यान से पढ़ दिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसकी कंडीशन बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए P@Q का अर्थ क्या दिया, P Q से या तो बड़ा है या बराबर है, या तो बड़ा या बराबर। जब भी या बड़ा या बराबर होता है यानी अर्थात इसका मतलब हो गया कि P > Q, या तो बड़ा या बराबर होता है।
ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है बेटा पी क्यू से या तो छोटा या बराबर है, यानी दूसरी कंडीशन के लिए पी क्यू से या तो छोटा या बराबर, यानी पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू, ऐसा सिंबल बनता है। तीसरा कह रहा है पी स्टार क्यू का अर्थ है बेटा पी क्यू से ना तो बड़ा ना छोटा, ना तो बड़ा ना छोटा यानी बराबर हो गया, अर्थात तीसरी कंडीशन पी बराबर क्यू के। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या कह रहा है पी हैशटैग क्यू का अर्थ क्या है पी क्यू से ना तो बराबर है ना छोटा है, ना बराबर ना छोटा, तो क्या मतलब हुआ बेटा बड़ा हुआ, अर्थात पी इज ग्रेटर देन क्यू। पांचवी कंडीशन क्या करें पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू के ना तो बराबर है ना बड़ा है, ना बराबर ना बड़ा यानी छोटा हो गया, तो पी इज लेस देन क्यू, ये मतलब है ना। तो ध्यान समझ लिया आपने। अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है बेटा एम हैशटैग जे कॉमा जे हैशटैग जे एट द रेट जे एट द रेट के कॉमा के परसेंट आर, यही तो दिया है। चलिए नहीं कॉपीराइट है ना, अच्छा कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट है, दूसरा वाला कॉपीराइट दिया हुआ है आपका, है ना, यहाँ पे एट द रेट था। ठीक है, इसका सिंबल है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लो बेटा। ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है, आपको कंडीशन देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सारे किसके किसके क्या मतलब, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पी स्टार क्यू, इसका अर्थ क्या था स्टार क्यू। तीसरा चौथा वाला क्या था बेटा पी हैशटैग था, क्या था बेटा पी हैशटैग क्यू। और पांचवा वाला क्या था, ध्यान से देखिएगा पी परसेंट क्यू, है ना, पी परसेंट क्यू। अब जरा गौर से देखिए बेटा, हैशटैग का मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे से बड़ा है, यानी एम बड़ा है जे से, एम जे से बड़ा है, कॉमा जे कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, पहला दूसरे से या तो छोटा हो गया बराबर होगा, यानी जे इज लेस देन इक्वल टू के। आगे कह रहा है के परसेंट आर, परसेंट सिंबल क्या कह रहा है, पहला दूसरे से छोटा है, तो यानी के जो है भैया आर से छोटा है, ये आपका कह रहा है। चलो अब देखो जे यहां भी है, जे यहां भी है, तो दो जे को लिखने की जरूरत है क्या, सभी सेंटेंसों क्या कर जितने भी इक्वेशन दिए सबको एक कर दो, मिला दो सबको, कैसे m is greater than j is less than equal k is less than r। बेटा हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो अगर साइन सारे एक साइड लगे हों तो उनके रिलेशन बता सकते हैं, लेकिन जैसे साइन एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, अर्थात इस तरह का साइन दे दिया जाए तो पहले वाले दूसरे से रिश्ता नहीं बताया जा सकता, या इस तरह का साइन दे दिया जाए तो भी पहले से दूसरे का रिश्ता नहीं बताया जा सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो किसका किसका रिश्ता बता सकते हैं हम, एम से लेकर जे तक तो बता सकते हैं, लेकिन एम का के से नहीं बता सकते क्योंकि ये साइन जो है एक दूसरे के विपरीत होगा, या फिर जे का हम आर तक बता सकते हैं, जे के आर का एक तरफ बता सकते हैं। ठीक है ना। निष्कर्ष देखो बेटा, निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है पहला आर हैशटैग जे, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है बेटा आर हैशटैग एम। अच्छा हैशटैग का मतलब आपको पता है कि हैशटैग का मतलब पहला दूसरे से क्या है बेटा बड़ा है, यानी कि आर बड़ा है जे से, तो क्या आर जे से बड़ा है, यहाँ पे कह रहा आर बड़ा है एम से, तो चेक करो क्या आर का एम से हम रिलेशन बता सकते हैं, ये दोनों साइन पे एक दूसरे के विपरीत है, यहीं से विपरीत है, तो पहला वाला तो आप बता ही नहीं सकते कि हम ये नहीं कह सकते आर जे से बड़ा है। ठीक, दूसरा कह रहा आर क्या एम से बड़ा है, आर क्या एम से बड़ा है, तो ये क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं, एक मिनट सॉरी यहाँ गलत हो गया ना, आर का जे से था ना, हाँ देखिए आर जे से बड़ा, भाई ये वाला साइन देखिए क्या है, ये वाला साइन कंफर्म रूप कह रहा है कि बेटा ये आर जे से बड़ा है, तो पहला आपका सही हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे आर का एम से नहीं बताया जा सकता, दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा बेटा गलत हो जाएगा। क्लियर बेटा, बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई देखो आर जे से बड़ा है कैसे, जे के अगर बराबर भी मान लें, अगर ये वाला साइन हम छोड़ भी दें तो के तो कंफर्म रूप से आर से छोटा है ना, आर के से बड़ा है, जब आर के से बड़ा ये दोनों का बराबरी में होंगे तो भी आर हर हाल में जे से बड़ा होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में इसी इक्वेशन के आधार पे अगला 19 नंबर करते हैं। 19 नंबर देख लीजिए बेटा क्या कह रहा है, डब्ल्यू कथन दिया है, डब्ल्यू एट द रेट डी कॉमा डी कॉपीराइट एफ कॉमा एफ हैशटैग के दिया है। अच्छा निष्कर्ष क्या दिया वो देख लो तो बेटा, निष्कर्ष दिया डब्ल्यू हैशटैग एफ दिया है,
दूसरा निष्कर्ष दिया आपका के परसेंट डी दिया है, ये दिया हुआ है। अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए डब्ल्यू एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब क्या दिया बेटा, पी पहला वाला दूसरे से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो भैया डब्ल्यू डी से बड़ा होगा या बराबर होगा, कॉमा फिर डी कॉपीराइट, डी कॉपीराइट सिंबल क्या करा, पहला दूसरे छोटा या बराबर होगा, तो यानी डी जो है भैया एफ से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, तो यानी छोटा बराबर के लिए सिंबल क्या बनेगा, डी इज लेस देन इक्वल टू एफ हो गया। एफ हैशटैग के का मतलब क्या दिया बेटा, पी पहला दूसरे से बड़ा है, यानी एफ बड़ा है के से, एफ बड़ा है बेटा के से। अब सारी इक्वेशन को मिला सकते हैं हम, मिला दो भैया। तो देखो W इज ग्रेटर देन इक्वल D और D इज लेस देन इक्वल टू F और F इज ग्रेटर देन K। अब ध्यान से देखो ये दोनों ही साइन एक दूसरे के विपरीत हो गए तो W का F से रिश्ता नहीं बता सकते। यहां से ये देखो साइन एक दूसरे के विपरीत हो गए यानी कि F का K से नहीं बता सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। W हैशटैग F, हैशटैग का मतलब क्या दिया, पहला दूसरे से बड़ा, यानी W कंफर्म कह रहा है कि F से बड़ा है। दूसरा कह रहा है K परसेंट D, परसेंट कह रहा है पहला दूसरे से छोटा यानी कि K छोटा है D से। चलो चेक करते हैं क्या वाकई हमारी इस इक्वेशन में ऐसा दिख रहा है। ध्यान से देखो क्या W 100% हम F से बड़ा सिद्ध कर सकते हैं, क्या W F से बड़ा सिद्ध कर सकते हैं। ये दोनों ही साइन एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है, यानी डब्ल्यू एफ का हम नहीं बता सकते। बराबरी में तो एक बार बता सकते हैं 50-50, क्योंकि यहां भी बराबरी साइन लगा यहां भी लगा, 50-50 बता सकते हैं कि डब्ल्यू एफ के बराबर उसका। लेकिन बड़ा छोटे का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो पहला वाला निष्कर्ष आपका पूरी तरह से गलत है। दूसरा, क्या के डी से छोटा है, ध्यान से देखो क्या के का डी से रिश्ता बता सकते हैं बेटा, क्योंकि ये वाली साइन भी एक दूसरे के विपरीत ही है, तो ये भी निष्कर्ष आपका पूरी तरह से गलत होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाइए भैया 20 में आ जाइए। 20 नंबर देख लीजिए बेटा, ये भी आपके इक्विटी का ही क्वेश्चन है। कथन दिया बेटा आर परसेंट एम कॉमा एम स्टार एन कॉमा एन कॉपीराइट ई दिया हुआ है। निष्कर्ष क्या दिया बेटा, ई हैशटैग एम। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया बेटा, आर परसेंट एन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए परसेंट का मतलब हमने क्या बताया आपको पहले स्टार्टिंग में, आर परसेंट एम का मतलब क्या, पहला वाला दूसरे से छोटा है, तो अर्थात आर इज लेस देन एम कॉमा एम स्टार एन, स्टार का मतलब क्या, बराबर, यानी एम बराबर है भैया एन के। ओके, फिर एन कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या, पहला दूसरे से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, तो एन भैया ई से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। अब सारे क्वेश्चन को मिला सकते हैं एक साथ, मिलाओ भैया। R इज लेस देन M इक्वल टू N और यहाँ पे N इज लेस देन इक्वल टू E हो जाएगा। निष्कर्ष देखो कौन सा सही है बेटा, चेक कर लो। हैशटैग का अर्थ क्या दिया बेटा, पहला दूसरे से बड़ा, यानी कह रहा है कि E M से बड़ा है, कंफर्म रूप से बड़ा है कह रहा है। दूसरा कह रहा है परसेंट, पहला R जो है N से छोटा है, ये कह रहा है ना, ये है ना R N से छोटा है। चलो चेक करते हैं क्या वाकई में ऐसा है, सही गलत बताना है अब आपको। देखिए कह रहा है ई हर हाल में एम से बड़ा है, क्या ई हर हाल में बड़ा है एम से, भैया क्या ई हर हाल में एम से बड़ा है, हर हाल में बड़ा है, बताओ कह सकते हो। भैया ध्यान से देखो यहाँ पे बड़ा पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो साइन है। कह रहा है अगर इन दोनों की प्लेस हम बदल भी दें, अगर यहाँ पे एम कर दें यहाँ पे एन कर दें, बात तो बराबर है क्योंकि दोनों बराबर ही थे। अब देखो एम या तो ई से छोटा है या फिर बराबर है, या अर्थात ई या तो एम से बड़ा है या बराबर है ना। 100% ई एम से बड़ा है, ऐसा नहीं बोला गया था, यहाँ पे कह रहा है 100% ई एम से बड़ा है, जो कि ये गलत है। क्लियर, अगला कह रहा है यहाँ पे आर एन से छोटा है, क्या आर एन से छोटा है, हाँ ये बात देखो यहाँ पे हमने जो बदला ये सही कह रहा है कि एन हर हाल में आर से बड़ा है, तो यानी दूसरा निष्कर्ष आपका एकदम सही है। क्लियर बेटा, दिख रहा है ना। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 में आइए। इक्कीस नंबर देख लीजिए बेटा, क्या कह रहा है, कर एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है।
एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया, क्या दिखाया? व्यक्ति दिखा रहा है, सुनो ध्यान से, इसकी कहानी सुनो, है ना। क्या क्या दिखाया? बोला कि वह मेरी पत्नी की भाभी, अच्छा इसकी एक पत्नी होगी, समझना, इसकी एक पत्नी की भाभी का मतलब समझते हो? यहां पे हम चार्ट बनाते हैं दूसरी जगह, है ना, ध्यान समझो। किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा होगा, ध्यान समझो यहां से, यह लड़का जो है मेरी पत्नी, यानी इस व्यक्ति की पत्नी की भाभी, यानी भाभी कौन होती है भैया? अब इस पत्नी की भाभी कौन होगी? यानी इस पत्नी का ये जो महिला होगी, इसका एक भाई होगा, ध्यान सुनो, इसका भाई होगा, भाई की पत्नी, जो भाई की पत्नी होगी वो, ये जो पत्नी है ये इसकी भाभी हो गई, है ना। ये इधर तो हस्बैंड वाइफ था, ये अपना भाई बहन का रिश्ता है ना, भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है, ये भाभी हो गई। अब कह रहा वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, यानी ये व्यक्ति जो इसकी ओर इशारा कर रहा था, ये पुत्र इसका है, ये क्लियर बेटा, भाभी का पुत्र है। तो किंतु मैं अपने माता पिता का एकमात्र संतान, हाँ तुम तो अपने माता पिता का एकमात्र संतान हो ही, तुम्हारे बारे में तो बोला ही नहीं गया। कभी कभी लोग सोचते ना, नहीं सर इसकी पत्नी, जो ये पति है, इसका भाई की जो पत्नी होगी वो भी तो इसके लिए भाभी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए बोला गया क्योंकि ये तो इकलौता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एकमात्र संतान हूं, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है? यानी इसका एक लड़का होगा, मेरे पुत्र का इससे क्या संबंध है ये बताना है। तो भैया ये बताइए ये लड़का इसका कौन लगेगा? बताइए भैया, ध्यान से देखिए। ये लड़का सबसे पहले इसकी पत्नी का जो भाई है ये कौन है? इसका मामा हुआ, ये मामा का लड़का ही तो है। ये मामा का लड़का हुआ तो ये ममेरा भाई नहीं हुआ, ये ममेरा भाई हो जाएगा। तो आप आंसर क्या देंगे? आप देखो ममेरा कहीं ऑप्शन दिया है? ममेरा भाई, एक चचेरा भाई ममेरा जब भाई दिया है, हालांकि सही आंसर आपका ममेरा भाई है, तो वहां पे आइदर और लगा है, तो आपको क्या लगाना बेटा? भाई मामा का लड़का ममेरा ही भाई तो होगा आपका। ये लड़का मामा का तो लड़का है, इसके मामा का लड़का, भाई मामा कौन होता है? माता का भाई। अब इसका पिता ये, पिता की पत्नी है, यानी ये माँ हो गई, ये माँ के भाई है ना, माता का भाई मामा, मामा का लड़का ही तो है। तो आंसर आप क्या देंगे बेटा? ममेरा भाई। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आइए बेटा 22 नंबर में आइए, देख लीजिए 22 नंबर क्या कह रहा है। ए डी की माँ है, ए किसकी माँ है? डी की माँ है, ए माँ है डी की, तो ये माँ है। जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके साथ माइनस साइन रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, माइनस साइन लगा दिया हमने। आगे कह रहा और बी की बहन, ए डी की माँ है, बी की बहन, ए है डी की बहन, ये तो बहन है, ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, हमें ये पता अभी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं बी की बहन है, बी की एक बेटी सी है, अच्छा बी की एक बिटिया भी है, इसका नाम सी है, चलो सी है। आगे बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित, यानी इसकी शादी एफ से करा दो भैया, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक, जो एफ से विवाहित है। जी ए का पति है, जी ए का पति है, जी ए कहां रखे हमें नहीं पता। ए डी की माँ है और बी की बहन है, बी की एक बहन, बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है। जी ए का पति, अच्छा जी ए का पति, ए यहां तो जी यहां पति हो गया, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, जी ए का पति है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? जी ए का पति है। अब कह रहा है तो बताना आपको है जी का डी से क्या संबंध है, जी का डी से क्या अरे जी डी का कौन है भैया? सीधी बात है, जी डी का पिता नहीं हो गया, मैं इसकी माता का पति तो है, तो आंसर क्या देंगे बेटा? पिता। डी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, उसी को आपको क्या करना है बेटा? टिक कर देना। तो कितना सवाल आसान था, लेकिन ये सब फालतू की चीजें दे दिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आइए भैया 23 नंबर। देखो सवाल नंबर 23 आपका सिलॉक का क्वेश्चन आ गया है, और ये 100% आपके एग्जाम में आना है, तैयार रहो, ठीक है। लिखो, देखो कथन कह रहा है कुछ साइकिलें टांगे हैं, बेटा कुछ साइकिलें क्या है? टांगे हैं। मान लो ये साइकिल है और ये कुछ ही साइकिल टांगे हैं, टी फॉर टांगा बना दिया। फिर कह रहा कुछ टांगे हवाई जहाज है, भैया कुछ टांगे हवाई जहाज यानी एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, ठीक है, उड़ा दो सबको।
अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी हवाई जहाज तांगे, क्या सभी हवाई जहाज तांगे हो सकता है, कुछ ही तो है। तो पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरा देखो बेटा, दूसरा कह रहा है कुछ साइकिलें हवाई जहाज है, क्या ये भी कह सकते कुछ साइकिलें हवाई जहाज है, क्या इस फिगर में कंफर्म रूप से कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है ना। आप अगर सोचते हैं साइकिल हवाई जहाज तांगे एक साथ टच करा दें, तो ऐसा आप संभावना में सोच रहे हैं, जबकि स्टेटमेंट जो निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कंफर्म वाला होता है, एक पॉसिबिलिटी का होता है। पॉसिबिलिटी वर्ड इस पे संभावना का निष्कर्ष में कहीं नहीं लगाए, कंफर्म कह रहा है कि कुछ साइकिलें हवाई जहाज हैं, क्या 100% इस फिगर में दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष क्या होंगे बेटा, गलत होंगे, ना तो पहला सही होगा ना ही दूसरा सही होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आइए भैया 24 में आइए। 24 नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कथन सभी कीड़े सर्प हैं, सभी कीड़े सर्प हैं। भैया मान लो ये कीड़े हैं, ये कीड़े जितने भी कीड़े होंगे सब के सब भैया सर्प हैं। आगे बढ़ देखिए, सभी सर्प कछुए, मतलब जहां तक सर्प होंगे सब के सब भैया कछुए होंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष कर सभी कछुए कीड़े, देखिए क्या सभी कछुए कीड़े हैं, भैया कछुआ बाहर है कीड़े अंदर है। हमने कई बार जुगाड़ में बताया, ट्रिक में बताया, महा ट्रिक में बताया, क्लास चैप्टर में पढ़ाया, उसमें बताया, जब भी बाहर से अंदर की ओर बात की जाए, जब भी बाहर से अंदर की ओर बात की जाए, देखो ट्रिक नोट करो, जब भी बाहर से अंदर की ओर बात की जाए और सभी स्टेटमेंट आपके सभी वाले हो, तो ऐसे क्वेश्चन के निष्कर्ष हमेशा आपके सम में होंगे, यानी कुछ में होगा। यहाँ पे देखो कछुआ बाहर है, कीड़ा अंदर है, बाहर से अंदर की ओर चलेगा, तो आपका उत्तर केवल सम में आएगा। यहाँ पे निष्कर्ष में क्या दिए थे, सभी वर्ड दे दिए, तो पहला गलत है। दूसरा ध्यान से देखो, क्या सभी कीड़े कछुए हैं, हाँ हमने ये भी बताया कि अंदर से बाहर की ओर चलेगा, तो अगर अंदर से बाहर की ओर चले और आपका स्टेटमेंट सभी वर्ड से जुड़ा हो, ठीक है ना, अंदर से बाहर की ओर बात करें, तो आपका उत्तर ऑल तथा सम दोनों में दे सकते हैं, है ना, ऑल तथा सम। तो हम यहाँ पर ये तो बोल सकते हैं कि सभी कीड़े कछुए हैं, या कभी कभी निष्कर्ष ऐसे बोलता है कुछ कीड़े कछुए हैं, तो भी सही होता। तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष आपको क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्ड का प्रयोग कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बेटा सवाल नंबर 25 की तरफ आइए। देखिए आपका ये आपका चैप्टर जो आ गया है, जो सवाल है आपका क्लासिफिकेशन का सवाल है, और ये भी आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं इसके, है ना। देखो भैया सवाल नंबर 25 कितना बढ़िया सवाल है, बहुत कठिन नहीं है। अगर नॉलेज आपका जीएस के बारे में, थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में ज्ञान है, तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या लिखा है, पहला ऑप्शन दिया है पोलैंड, दूसरा दिया बेटा कोरिया, तीसरा दिया स्पेन, चौथा दिया ग्रीस। अब इसमें आपको क्या बताना है, भिन्न बताना है और बताना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, पोलैंड, स्पेन और ग्रीस ये आपके सभी क्या हैं, यूरोपीय देश हैं, जबकि कोरिया आपका एशियाई देश है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगाना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर भैया 26 में आ जाइए। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, इसमें 512 दिया है, क्या दिया है 512 दिया है, फिर 625 दिया हुआ है, फिर 1296 दिया है बेटा, फिर 2401 दिया। अब इस पे भिन्न बताना है, तो बेटा ध्यान से देखिए क्या है, 625 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 25 का है, 1296 बेटा 36 का स्क्वायर है, ये आपका 49 का स्क्वायर होता है। लेकिन 512 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, ये 8 का क्यूब होता है। क्लियर बेटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते बेटा। सवाल नंबर 27 देख लो भैया, और जरा इसका आंसर बताइए, सोच कर बताइए, क्या आप लगा सकते हैं इस सवाल को, बताइए जल्दी से। देखिए कौन बताता है हमको कमेंट करके, बहुत ही बढ़िया सवाल है। RSTA-ARS, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है बेटा, DELF। जल्दी बताइए, कमेंट करिए, देखिए कौन बताता है हमको, सबसे पहले कौन बताएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा GHB, GHIB लिखा, अच्छा GHIB डैश DGI, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है बेटा MNOB, अगला है BND,
BNO है, अच्छा BNO, ठीक है BNO ये दिया है। चलिए नहीं आया, देखिए हम बताएं। देखिए अगर डिफरेंस कर रहे होंगे तो आप गलत कर रहे हैं, डिफरेंस वाले मेथड से ये नहीं होगा। ध्यान से देखिए ए वर्ड इसमें RSTA में ए लिखा है नहीं लिखा है, ये ए आर भी लिखा है एस भी लिखा है, यानी कि जो दूसरा वाला वर्ड बन रहा है वो पहले वाले से ही चुनकर लिया गया है ना, चूज करके लिया गया। यहाँ पे देखो एल मौजूद है, ई भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है, सारे लेटर मौजूद है नहीं मौजूद है भाई, 3 लेटर जो भी लिखे हैं वो इनमें कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन बेटा तीसरा वाला देख लो, यहाँ पे डी वाला लिखा है, डी यहाँ कहाँ है, तो डी नहीं है ना, तो यही आपका भिन्न हो गया। अब यहाँ पे देखो आपका ये अगला क्या ऑप्शन दिया था, ये BNO लिखा हुआ है ना, DNO लिख दिया, BNO है ना, तो देखो बी यहाँ मौजूद है कि नहीं है, बी मौजूद है, एन भी मौजूद है, ओ भी मौजूद है, यानी ये वाला भी ये वाला बन सकता है, यानी सारे बन रहे हैं, आपका कौन नहीं बन रहा है, सी ऑप्शन ही नहीं बन रहा, तो यही आपका भिन्न हो जाए, क्योंकि डी यहाँ पे लिखा है डी जबकि इसमें मौजूद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर 6 सवाल है, और ये सवाल बेटा कई बार एग्जाम में आया हुआ है, उठाकर पिछला पेपर देखो तो आपको मिलेगा ऐसा सवाल। देखो क्या कह रहा है, नंबर 6 सवाल है, सवाल नंबर 28 देख लीजिए क्या लिखा है बेटा, 15,30, 45, 90, 135, 270, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ऑप्शन मतलब आप ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप लोग फटाफट लगा के बताइए क्या आप लोगों को लगेगा। देखिए हम बताते हैं क्या इसमें चल रहा है। 15 तरीक बेटा कितना होता है, 45 होता है, 45 तिहाई 135, ठीक। यहाँ पे देखो 30 तिहाई 90, 90 तिहाई 270, तो 135 से गुणा 3 में कर दो, तो 3 बचे 15, 3 का 9, 1 10, 3 1 3 1 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 405 आंसर हो जाएगा। तो 405 देखिए किस ऑप्शन दिया, चौथे वाले ऑप्शन दिया, उसी में आपको क्या करना है बेटा टिक कर देना, ठीक है ना। ओके, आपके पास अगर कोई दूसरा लॉजिक है तो उस लॉजिक को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें हमको, है ना। चलिए सवाल नंबर आइए भैया 29 नंबर, 29 नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, श्रृंखला का पूरा करना है बेटा, क्या लिखा है, Z, A, U, F, P, क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है। जरा बताइए भैया क्या कर सकते हो इसमें, Z, A, U, F, P ऐसा दिया है। अब इसमें आप क्या लगा सकते हो, ऑप्शन KMNO दिया है, जल्दी से मुझे बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ध्यान से देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा, जिसकी प्लेस वाली 26 होती है बेटा, इसकी 21 होती है, इसकी 16 होती है ना। ध्यान से देखो बेटा 26 से अगर 5 घटा दिया तो 21 आ गया, 21 से 5 घटाया तो बेटा 16 आ गया। अल्टरनेट करते हैं, यहाँ पे इसकी प्लेस 1 होती है, इसकी 6 होती है, देखो 1 में 5 जोड़ दिया बेटा 6 हो गया, तो 6 में 5 जोड़ देंगे बेटा 11, 6 5 11 किसका होता है बेटा, के का होता है। देखो के ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है, तो पहले ही आपका आंसर हो जाएगा, आसान था। कितनी बार कहा है कि आप लोग प्लेस वैल्यू जरूर याद कर ले, कि आप लोग सुनते कहाँ हो, है ना। चलो आगे सवाल नंबर 30, 30 नंबर में देखिए ये लेटर सीरीज का सवाल है, ये सवाल भी आप ये मान चलो कंफर्म रूप से एग्जाम में आएगा, ठीक है आएगा, ये निश्चित है। देखो क्या लिखा है, डैश डबल ए डैश BA डैश डबल B डैश AB डैश AAB। अब यहां पर हमने कितनी बार बताया गया, ऐसे जब भी क्वेश्चन है लेटर सीरीज चैप्टर क्वेश्चन है, अक्षर श्रेणी का है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे लेटर काउंट करने होते हैं, और जितने भी लेटर आएंगे उनका क्या करना, फैक्टर कर लेना। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के 2 फैक्टर करो, क्या बनेगा बेटा 4 गुणे 4, ठीक। अब 4 4 में सबको तोड़ लो बेटा, देखो 1 2 3 4 तोड़ लिया, फिर देखो 1 2 3 4 तोड़ लिया, फिर 1 2 3 4 हो गया 4। ये फर्स्ट पेयर, क्या ये भी फर्स्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले स्थान पे खाली है, यहाँ पे भरा हुआ है, या दूसरे नंबर पे ए है या दूसरे नंबर पे ए है, तो यानी दूसरे नंबर वाले लेटर को ही हम मान के कॉमन मानकर ही फर्स्ट मान लेते हैं। अब ऐसा इसमें सिस्टम होता है कि जैसे यहाँ फर्स्ट है यहाँ फर्स्ट है, तो आगे भी फर्स्ट ही फर्स्ट पेयर होगा, यानी फर्स्ट पेयर फर्स्ट पेयर फर्स्ट पेयर फर्स्ट पेयर।
अगर कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर फिर फर्स्ट पेयर फिर सेकंड पेयर, ये रिपीट होता है बार बार। कभी बार ऐसा होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे चलता है ना। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, यहाँ पे अगर लगातार 2 बार फर्स्ट आ रहा है तो बाकी सब्जेक्ट है फर्स्ट ही आएगा। अब देखो स्टार्टिंग बेटा क्या है, बी है, भर दिया बी। आखिर में यहाँ क्या है, बी है, तो यहाँ भी भर दिया। तो हमारा क्या निकल गया है, बी डबल ए बी। तो यहाँ भी वही चलेगी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। देखो सब्जेक्ट वही हो गया। तो हमने क्या भरा, बी भरा, फिर बी भरा हमने, फिर ए भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये लेटर लिखा हुआ है, सारे अक्षर बताइए ध्यान से देखिए। किसी ऑप्शन में है क्या, बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी, सी ऑप्शन में दिया है बेटा, तो सी ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 की तरफ आइए भैया। क्या लिखा है 31 नंबर देख लीजिए। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को संख्या को चुनना है। मतलब पहले का संबंध जो दूसरे से होगा वही संबंध किस ऑप्शन में। ध्यान से देखो, लेखक कलम, ये लेखक जो होते हैं भाई साहब, ये जो राइटर होते हैं, इनका औजार सबसे बड़ा क्या होता है, उनका औजार सबसे बड़ा कलम होता है, यानी औजार से संबंधित है ना। तो लेखक का औजार क्या होता है बेटा, कलम होता है ना। तो यहाँ पे लेखक का औजार कलम। तो सुई का औजार क्या, दर्जी होता है क्या, नहीं, गलत है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कलाकार का औजार क्या, ब्रश होता है। कलाकार एक आर्टिस्ट हो गया, सिंगिंग वाला भी आर्टिस्ट हो सकता है ना, ये भी गलत है। लेकिन पेंटर कैनवस दिया हुआ, यहाँ पेंटर का औजार कैनवस होता है जिससे वो पेंट करता है ना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 32 आइए। 32 नंबर क्या कह रहा है, ये आपका एनालॉजी संबंधित क्वेश्चंस हो गए। अब आपको इसी को करना है, ध्यान से देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और मुझे आशा है कि अगर आप यहाँ से इस सवाल को नहीं देखा तो आप कंफ्यूज रहेंगे वहां एग्जाम में, अगर इस तरह के एग्जाम में आ जाएगा है ना। तो कैसे करना वो समझो, इसमें लॉजिक क्या लगा, लॉजिक बहुत ही बढ़िया है। UEAL ये दिया है। फिर समानुपात, समानुपात कुछ चीजों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। AGAL है ना, ALGEBRA। अब यहां बताएंगे कि वो क्या आता है, समझना बता ध्यान से, है ना। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर क्या किया गया, इसमें अगर लॉजिक देखा जाए तो सबसे पहले अल्टरनेट क्रम के लेटरों को लिखा गया। कैसे, यू लिख दिया, ई लिख दिया, है ना, ई लिख दिया, फिर ए लिख दिया, अल्टरनेट UEA, देखो वही उतार दिया UEA। तो ऐसे आप भी कर दो, LER, क्या लिखते हैं, LER, उतार दिया। फिर उसके बाद क्या किया, आखिरी से लेटर उठाया, कैसे, अल्टरनेट क्रम पे, देखो LRMN, देखो LRMN लिखा है, LRMN। तो वही लॉजिक आप भी लगा दीजिए, ABGA, तो क्या लिखेंगे, ABGA, जैसा इन्होंने किया वैसे हम भी कर देंगे। लेकिन किस ऑप्शन में दिया है आप लोग देख लीजिए, क्या लिखा, LERAGBA, सी ऑप्शन में दिया है बेटा, तो सी ऑप्शन आपको टिक कर देना है। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, सबसे बढ़िया सवाल अगला, बहुत ही बेहतरीन सवाल, गजब का सवाल दिया हुआ है, और ज्यादा कठिन भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। अब आप लोग, कई भाई ऐसे होंगे जो सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इसमें लॉजिक लगा क्या, है ना। अगर जिन भाइयों ने हमारा वीडियो पूरा देखा होगा वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके नैया ईश्वर ही पार लगाएगा, है ना। देखो बेटा, 123:4 समानुपात 7:26 को समाप्त। अब यहाँ पे लॉजिक ऐसा लगाओ कि जो आपका आंसर आएगा वो दिए गए ऑप्शन में मौजूद होना चाहिए। क्या हो सकता है सोचो, 4 2 6 1 7, 6 2 8 7 15, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बताएं हम इसमें सबसे बढ़िया लॉजिक क्या है। देखो ये जो 3 लिखा है ना, इससे डिवाइड करो 12 को, 3 चौको 12, देखो 4 पर कटा तो वही 4 पे लिखा है। ऐसे 6 से इसको डिवाइड करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। देखिए 12 ऑप्शन मौजूद है कि नहीं है, तो यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा। आशा करते हैं आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो बेटा लाइक शेयर करना
ना भूले, कम से कम एक आदमी को शेयर जरूर करें, अपने एक मित्र को शेयर करें, अपने उस एक खास मित्र को शेयर करें जिसके साथ आप नौकरी करना चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ जाए, ऐसे उस एक को शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।